Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 14th December 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It talks about gender budgeting, and this article is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. It is also important from our syllabus paper 6 Assam economy point of view. सबसे पहले समझते हैं कि जेंडर बजटिंग का कॉन्सेप्ट होता क्या है. तो देखिए, जेंडर बजटिंग सिंपली मीन्स कि जब भी हम बजट बनाते हैं, चाहे यूनियन लेवल पर बनाएं या स्टेट लेवल पर बनाएं, तो उस बजट को बनाते टाइम में इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो भी पॉलिसीज़ हम लेकर के आ रहे हैं उस बजट में, उससे विमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट मिलना चाहिए. विमेन शुड बी मेन स्ट्रीम्ड. मेन स्ट्रीम मतलब विमेन को भी जो इम्पॉर्टेंट रोल हैं पब्लिक में, अलग अलग एक्टिविटीज़, वहाँ पे उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़े. रिड्यूसिंग जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर डिस्पैरिटी को रिड्यूस किया जाए. सरल शब्दों में बिल्कुल कहा जाए तो भाई, जब भी हम बजट बनाएं तो उस बात में ध्यान रखा जाए कि कहीं कोई ऐसी पॉलिसी ना आ जाए जिससे विमेन के इंटरेस्ट निगेटिवली हैम्पर हों, और उस बात साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि विमेन के इंटरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रमोट करें ताकि विमेन और मेन के बीच में इक्वालिटी आए समाज में. तो वैसे बजट को हम कहते हैं जेंडर बजटिंग. बिल्कुल सरल भाषा है कि व्हेन यू प्रिपेयर बजट बाय कीपिंग विमेन इंटरेस्ट इन योर माइंड. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर बजटिंग वॉज फर्स्ट ब्रॉट बाय ऑस्ट्रेलिया इन 1985. फिर भारत सरकार ने भी फ्रॉम 2006 ऑनवर्ड्स हैज स्टार्टेड टू मेक जेंडर बेस्ड बजटिंग. यानी कि जब भी हम कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उस पर ध्यान रखते हैं कि कहीं विमेन के इंटरेस्ट इससे हैम्पर तो नहीं हो रहे. सो जेंडर बजटिंग इंक्लूड्स 2 स्टेप्स इन इंडिया. फर्स्ट, एग्जामिनिंग ऑल बजटरी एलोकेशंस फ्रॉम जेंडर लेंसेज, कि भाई जो भी स्कीम है उसका विमेन के स्टेटस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा विमेन को सपोर्ट मिले. फॉर एग्जांपल, जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाता है अंडर पहल स्कीम फॉर एलपीजी सब्सिडी, आपको पता होगा कि एलपीजी की सब्सिडी अब डायरेक्ट नहीं मिलती है, अकाउंट में आता है पैसा. तो इस बात में इस एलपीजी की जो सब्सिडी दी जाती है अंदर पहल स्कीम, वो पैसा जो है सब्सिडी का पैसा, दैट इज़ सेंट इन द बैंक अकाउंट ऑफ द वुमेन मेंबर ऑफ द फैमिली, ताकि वुमेन का उससे इकोनॉमिक कुछ उनको सपोर्ट मिले, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कुछ हद तक इंश्योर हो. उसके अलावा कई सारे विमेन स्पेसिफिक स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं थ्रू बजट एलोकेशन ओनली, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी के अंदर सुकन्या समृद्धि योजना. तो ऑल दीज कुड बी साइटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बजटिंग. अब जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि यूनियन बजट में जेंडर बजटिंग का ध्यान रखा जाता है सिंस 2006 ऑनवर्ड्स, वैसे ही अगर आसाम बजट देखा जाए तो 2018-19 बजट ऑनवर्ड्स देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट राइज इन जेंडर स्पेसिफिक स्कीम्स. अगर आप डाटा देखिए तो 2017-18 में देयर वाज अबाउट 3,532 करोड़ स्पेंट ऑन डिफरेंट वीमेन रिलेटेड स्कीम्स, लेकिन 2018-19 में सीधा 3,532 करोड़ को बढ़ा करके 13,031 करोड़ कर दिया गया. तो देखिए, देयर इज़ अबाउट 4 times इंक्रीज इन वीमेन रिलेटेड स्कीम्स इन असम बजट एज कम्पेयर टू 2017-18 इन 2018-19. अगर 2018-19 वाला असम बजट देखा जाए तो उसका मेन थीम ही था गर्ल चाइल्ड जेंडर इक्वालिटी, ये सब उसके मेन एरियाज थे. तो 3-3.5 हज़ार करोड़ से फंडिंग बढ़ा करके 13,000 करोड़ कर दी गई सिर्फ एक साल के अंदर. तो 2018 ऑनवर्ड से आप मान सकते हैं कि आसाम के अंदर भी जेंडर बजटिंग के कॉन्सेप्ट्स फॉलो किए जा रहे हैं. सो अगर परसेंटेज फॉर्म में देखा जाए तो जेंडर बजट इंक्रीज टू अबाउट 12% फ्रॉम 4.3%. तो दैट वाज ए मैसिव इंक्रीज इन 2018-19. अगर मौजूदा बजट की बात की जाए, इस साल के बजट की बात की जाए 2021-22 की, तो कई सारे ऐसे स्कीम्स लाए हैं असम सरकार ने जहां पे आपको जेंडर बजटिंग का हिंट्स दिख सकता है. फॉर एग्जांपल, अरुणोदय स्कीम वैसे तो पहले से चल रहा था, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिया जाता है, लेकिन अरुणोदय स्कीम में इस साल चेंजेस क्या किए गए हैं कि मंथली बेनिफिट को 830 रुपये से बढ़ा करके 1,000 रुपये कर दिए गए हैं. अरुणोदय स्कीम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बजटिंग, क्योंकि इसमें द cash assistance is transferred into the bank account of the adult woman member of the family. So in this way it can be considered as an example of gender budgeting. उसके अलावा चीफ मिनिस्टर्स कोविड-19 विडो सपोर्ट स्कीम, ये लाया गया था इस साल के बजट में.
इसमें ₹2.5 lakh will be given to each widow who lost their husband due to COVID-19 pandemic. So this can also be an example of gender budgeting. स्वनिर्भर नारी, जिसके अंतर्गत जो आसाम के जो हैंडलूम सेक्टर में लगी हुई विमेन हैं, उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स अब सीधा सीधा गवर्नमेंट ऑफिसेस में प्रोक्योर की जाएंगी, जैसे कि गमोसा वगैरह, जब भी कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कोई प्रोग्राम होगा। तो इससे जो हैंडलूम सेक्टर में लगी हुई विमेन हैं हमारे स्टेट आसाम में, उनके इकोनॉमिक सपोर्ट को और स्ट्रेंथ मिलेगा। इसके अलावा उनके स्किल डेवलपमेंट भी की जाएगी अंडर स्वनिर्भर नारी में। तो दिस कुड ऑल्सो बी सीन एज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बजटिंग। माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव स्कीम लाया गया है। आपको माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव स्कीम के प्रोविजंस में पहले भी बता चुका हूं, जिसमें जो लोग रेगुलर तरीके से अपना लोन चुका रहे हैं उनको 25,000 तक का कैश बेनिफिट दिया गया है। जिनका लोन बकाया है, जो किसी हद तक 1 से 90 दिनों तक, यानी कि एनपीए नहीं बनाया है लेकिन स्पेशल मेंशन अकाउंट में आ चुका है, उनको भी 25,000 का सपोर्ट प्लस उनका जो आउटस्टैंडिंग लोन है उसको असम सरकार ने माफ़ किया है। और उसके अलावा जिनका एनपीए बन चुका उनके भी लोन को असम सरकार माफ़ करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव स्कीम ये कैसे जेंडर बजटिंग हो सकता है? तो ध्यान से समझिए, बजट स्पीच के टाइम में, बजट स्पीच के बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बात कही थी, और पहले भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को लेकर चीफ मिनिस्टर साहब ने बात कही थी कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं ये सबसे ज़्यादा हैरास करते हैं विमेन बोरोवर्स को। विमेन बोरोवर्स को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के भी केसेस निकल के आए। तो विमेन की डिग्निटी को इंश्योर करने के लिए, विमेन बोरोवर्स को सपोर्ट करने के लिए ये माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव स्कीम लाया गया। तो दिस कुड ऑल्सो बी सीन एज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बजटिंग। उसके अलावा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में कैसा है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट विल बी ओपनड इन ऑर्डर टू एनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ ट्राइबल वुमेन इन असम। ग्रांट ऑफ ₹25,000 to 1,000 women सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। पोषण अभियान में द फोकस विल बी ऑन एड्रेसिंग द चैलेंज ऑफ माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज। उसके अलावा न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन विल बी टेकन केयर ऑफ। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बजटिंग. The next article is taken from international segment. It is about tornadoes in the United States of America, and this topic is important from our syllabus paper 2 physical geography point of view. सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं। काफ़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है। यूएस के जो सेंट्रल रीजन के जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पे एकाएक से देयर वाज अ मैसिव टॉर्नेडो आउटब्रेक दैट लेड टू डेथ ऑफ अबाउट 74 people, एंड दिस माइट हैव इंक्रीज्ड ऑल्सो। अगेन दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑफ कोर्स इट्स एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, लेकिन ये तो आपसे सवाल एग्जाम में पूछेगा नहीं। मोर देन 1,000 हाउसेज वी आर डिस्ट्रॉयड। ये आर्टिकल मैंने बस इसलिए कवर किया है ताकि टोर्नेडो का मैं मैकेनिज्म आपको समझा सकूं, क्योंकि मुझे लगता है, मैंने देखा है कि कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि टोर्नेडो और साइक्लोन जो होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं, लेकिन नहीं, दोनों में अंतर होता है। तो टोर्नेडो और साइक्लोन्स में काफ़ी अंतर है। इसके लिए एक बार साइक्लोन्स को ज़रा ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं, साइक्लोन्स के मैकेनिज्म, एंड देन वी विल गो बैक टू टोर्नेडोज। साइक्लोन्स आपको पता है कि ज़्यादातर जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में बनता है। ट्रॉपिकल रीजन, उसमें भी खासकर जो समर वाला टाइम रहता है, मई से जून या सितंबर अक्टूबर, उस टाइम में साइक्लोन्स बनता है। होता क्या है कि ओशन का सरफेस जो है वो वार्म हो जाता है बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सन रेज, और वार्म होने के कारण कुछ लोकलाइज्ड एरिया में ज़्यादा हीटिंग होने के कारण लो प्रेशर जोन बन जाता है कुछ एरिया में ओशन के। ये लो प्रेशर जोन जैसे बन जाएगा तो आसपास में जो भी विंड्स हैं वो यहाँ पे कन्वर्ज करेंगी। ये जैसे यहाँ पे हीटिंग होगी, एक्सेसिव हीटिंग होगी, लोकलाइज्ड हीटिंग होगी। देखो समर का टाइम है तो कहीं कहीं पे ओशन का पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू आसपास का एरिया, विथ रिस्पेक्ट टू द एरियाज इन द प्रॉक्सिमिटी। तो जहाँ पे भी लो प्रेशर बनेगा, इसका क्या मतलब है कि यहाँ की विंड जो है वो लाइट हो जाएगी, एंड विंड विल स्टार्ट राइजिंग। व्हेन विंड विल स्टार्ट राइजिंग एंड देयर विल बी क्लाउड फॉर्मेशन एट द टॉप। इसी को कहते हैं कन्वेंशनल क्लाउड फॉर्मेशन। ये कन्वेक्शनल विंड होगी। ये कन्वेक्शनल विंड जब ऊपर जाएगी तो इस विंड, वार्म विंड के अंदर का जो मॉइस्चर वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद वो क्लाउड में कन्वर्ट होगा। ये तो बेसिक मैकेनिज्म है किसी भी कन्वेक्शनल विंड के कारण, यानी कि ऊपर जाती हुई वर्टिकल विंड के साथ ही क्या बनता है, क्लाउड। और साथ ही साथ जो आसपास के विंड्स है, चूँकि यहाँ पे है लो प्रेशर तो आसपास के एरिया हो जाएगा रिलेटिवली हाई प्रेशर, तो आसपास के विंड्स जो हैं वो यहाँ पे कन्वर्ज करेंगी। बट ये विंड्स थोड़ा सा डिफ्लेक्ट भी होंगी बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। तो ये पूरी की पूरी जो विंड्स हैं ऐसे आकर के ऐसे घूमेंगी, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होंगी कोरियोलिस फोर्स। यहाँ पे बना है लो प्रेशर, विंड राइज कर रहा है, क्लाउड बना है, रेनफॉल हो रहा है बीच में, इसको कहते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। और आसपास के विंड्स ऐसे तेज़ी से इस एरिया में कन्वर्ज करके आकर के ऐसे जोर जोर से इस एरिया में घूमने लगेगी, इसी को कहते हैं साइक्लोन। तो बीच में होगा कन्वेक्शनल विंड,
क्लाउड, रेनफॉल और आसपास के विंड्स इस एरिया में ऐसे गोल गोल घूमेंगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगी, तो दिस इज साइक्लोन। इस तरह कुछ होगा साइक्लोन। तो साइक्लोन तो बन जाता है, ज़्यादातर साइक्लोन बनता है बे ऑफ बंगाल रीजन में, और इसके बाद इस डायरेक्शन में ट्रेड विंड्स बह रही होती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ट्रेड विंड्स बह रही होती हैं। ये ट्रेड विंड्स इस साइक्लोन को धक्का मार मार के कोस्ट तक पहुंचाती हैं, जहां जाकर के ये साइक्लोन जो है वो कोस्ट को हिट करते हैं, और फिर वहां पे मैसिव रेनफॉल और फास्ट सर्कुलेटिंग विंड्स के कारण कुछ लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रक्शन भी होता है। लेकिन जैसे ही साइक्लोन कोस्ट को हिट करता है उसके थोड़े टाइम बाद साइक्लोन की डेथ हो जाती है, रीजन बीइंग कि नीचे से वाटर सप्लाई तो कट हो गया, जब वाटर सप्लाई कट हो गया तो रेनफॉल भी बंद हो जाती है थोड़े टाइम बाद। तो इस कारण से साइक्लोन डाइज डाउन आफ्टर हिटिंग द कोस्ट, फ्यू आवर्स लेटर इट डाइज डाउन। ज़्यादातर साइक्लोन जो है वो बनते हैं अगर इंडिया की बात की जाए तो ज़्यादातर साइक्लोन्स बनते हैं बे ऑफ बंगाल रीजन में, क्योंकि बे ऑफ बंगाल रीजन इज रिलेटिवली वार्मर। ये रिलेटिवली वार्मर इसलिए क्योंकि ये एरिया थोड़ा छोटा है, जो जितना वार्म होगा उतना ज़्यादा हीटिंग होगी, उतना ज़्यादा हीटिंग होगी, उतना ज़्यादा लो प्रेशर बनने का चांसेज है, उतना ज़्यादा लो प्रेशर बनने का चांसेज है, मतलब उतना ज़्यादा यहाँ पे साइक्लोन बनने का चांसेज है। तो चूंकि एरिया रिलेटिवली छोटा है इस कारण से इसके वार्म होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और दूसरा, चूंकि इस एरिया में फ्रेश वाटर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियाँ मिलती हैं, इसलिए फ्रेश वाटर ज़्यादा है। जबकि जो अरेबियन सी वाला एरिया है वहाँ पे सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है ओशन के अंदर। सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होने के कारण कैसा होता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस एरिया की बढ़ जाती है, इस वाटर की बढ़ जाती है, और ये जल्दी गर्म नहीं होता। जबकि ये एरिया में सॉल्ट कंटेंट कम है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ मिल रही हैं, इस कारण से इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। तो दो कारणों से बे ऑफ बंगाल इज रिलेटिवली वार्मर एज कम्पेयर टू अरेबियन सी। पहला तो एरिया इज स्मॉलर, इसलिए कम पानी है, जल्दी गर्म हो जाता है। ऊपर से जब सनरेज पड़ेंगे तो यहाँ पे सनरेज पड़ते हैं और यहाँ सनरेज पड़ते हैं, यहाँ जल्दी ही गर्म हो जाएगा। आप सोचिए कि आप एक मग पानी रखें धूप में और एक बकेट पानी रखें धूप में, नॉर्मली जो मग वाला पानी वो जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो कम है। ठीक वही कारण है यहाँ पे जल्दी गर्म हो जाता है। और दूसरा, चूँकि इसमें फ्रेश वाटर मिलता रहता है इसलिए इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम रहती है, इसलिए ये जल्दी गर्म हो जाता है। और चूँकि जब जल्दी गर्म हो जाता है तो इस एरिया में साइक्लोन्स भी ज़्यादा बनते हैं, और जब यहाँ साइक्लोन्स बनते हैं तो ट्रेड विंड्स उसको धक्का मार मार के हमारे इस ईस्टर्न कोस्ट पे पहुँचाता है। यही कारण है कि ईस्टर्न कोस्ट पे जैसे कि स्टेट जैसे कि उड़ीसा या आंध्र प्रदेश ऐसे कोस्ट पे या तमिलनाडु में तो वैसे भी कम आता है, लेकिन उड़ीसा में ज़्यादातर साइक्लोन्स आते हैं बिकॉज इट इज़ ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। तो कारण यही है कि क्योंकि ज़्यादातर साइक्लोन्स बनते हैं बे ऑफ बंगाल में, और बे ऑफ बंगाल में बनने के कारण ट्रेड विंड्स इनको ले जा करके ईस्टर्न कोस्ट पे हिट करा देती है, क्योंकि इस डायरेक्शन में होते हैं हमारे ट्रेड विंड्स। दूसरा कैसा होता है देखो, अभी जब यहाँ से हवाएं बहेंगी इस एरिया में कैसा है, एक और कारण है कि क्यों यहाँ की हवा जो है, यहाँ का पानी जो है वो ठंडा रहता है। चूँकि ये एरिया छोटा है, ये बे ऑफ बंगाल वाला एरिया छोटा है, तो छोटा एरिया होने के कारण आसपास में लैंड होने के कारण हवा जो है वो धीरे धीरे चलती है, क्योंकि लैंड है ना, तो हवा जो है वो टकराते हुए चलती है, तो धीरे धीरे चलती है। जब हवा धीरे धीरे चलती है तो सरफेस का पानी ज़्यादा रिमूव नहीं कर पाती है, और इस कारण से यहाँ का सरफेस का पानी गर्म रहता है। जबकि अगर आप इस एरिया को देखें तो यहाँ की विंड जो है वो स्ट्रॉन्ग रहती है, तेज़ बहती है। क्यों? क्योंकि लार्जर एरिया है, और जब विंड तेज़ बहेगी तो नीचे ऊपर का पानी को हटाता रहेगी बार बार। ये देखो, ऊपर व्हेन विंड विल बी स्ट्रॉन्ग देन इट विल रिमूव द अपर लेयर वाटर, जो कि रिलेटिवली वार्म है। जब अपर लेयर वाटर हटाएगी तो नीचे का ठंडा पानी ऊपर आएगा, तो अपने आप ये एरिया ठंडा रहता है। तो ये सब दो चार कारण हैं जिस कारण से बे ऑफ बंगाल रिलेटिवली गर्म रहता है, अरेबियन सी वार्म रहता है, और इस कारण से इस एरिया में फिर आप कैसा है कि आप साइक्लोन्स ज़्यादा बनते हैं। दिस एरिया, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ, कि इस एरिया में पानी कम है, हवा तेज़ नहीं बह रही है। जबकि यहाँ हवा तेज़ बह रही है, तो हवा तेज़ बहने के कारण यहाँ से सरफेस से पानी रिमूव होता है, और इस कारण से नीचे का ठंडा पानी ऊपर आता रहता है, इसलिए ये एरिया ठंडा है, ये गर्म है। तो ये तीन कारण मैंने बताया कि क्यों बे ऑफ बंगाल गर्म रहता है, और इसी कारण से यहाँ पे साइक्लोन्स ज़्यादा बनते हैं। वही अगर बात की जाए तो अगर अरेबियन सी के, तो यहाँ पे अगर साइक्लोन्स बन भी गए तो कैसा है कि ट्रेड विंड का तो डायरेक्शन ऐसा है कुछ, तो ये जाकर के हिट करेंगे ओमान को, यमन को,
इंडियन कोस्ट पे जनरली ये आते नहीं है, वेस्टर्न कोस्ट पे, इसीलिए महाराष्ट्र वगैरह में साइक्लोन्स कम आते हैं। कभी कभार मानसून वाले टाइम में कैसा होता है कि मानसून के टाइम में तो आपको पता है कि ट्रेड विंड का डायरेक्शन इस तरह से बदल जाता है, नॉर्थ ईस्ट से चेंज होकर के वो साउथ वेस्ट बन जाते हैं। तो मानसून के टाइम में कभी कभार अगर अरेबियन सी में साइक्लोन्स बन गए तो वेस्टर्न कोस्ट को हिट करते हैं, कभी कभार महाराष्ट्र वगैरह में या गोवा में साइक्लोन्स आते हैं, लेकिन उसका भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। रीजन भी कि दे हिट द वेस्टर्न कोस्ट, और यहाँ पे आपको पता है वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ से टकरा करके ये साइक्लोन्स वापस से डिफ्लेक्ट हो जाता है। और इसी कारण से अगर वेस्टर्न कोस्ट पे साइक्लोन आया भी तो उसका डैमेज काफ़ी कम रहता है। ये मैंने आपको पूरा का पूरा मैकेनिज्म साइक्लोन्स का बता दिया। अब अगर साइक्लोन्स की नाम देखी जाए, साइक्लोन्स जो कि मैंने आपको बताया, इसका बेसिक मैकेनिज्म ट्रॉपिकल एरिया में पानी गर्म हो जाने के कारण, कन्वेक्शनल विंड के कारण ये साइक्लोन्स बन जाते हैं। तो साइक्लोन्स का अलग अलग एरियाज़ में यही मैकेनिज्म जब अलग अलग एरियाज़ में होता है तो उसका अलग अलग नाम है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन में इसको कहते हैं हरिकेन, इसको टाइफून कहते हैं इन द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में, और साउथ पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। अगर साइक्लोन जैसा कि आप देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोरियोलिस फोर्स के कारण साइक्लोन्स का जो विंड है वो ऐसे घूमता रहता है, ये कोरियोलिस फोर्स के कारण मैंने आपको बताया था। तो अगर नदर्न हेमिस्फीयर में है तो दिस विल बी डिफ्लेक्टेड इन दिस डायरेक्शन। आपको पता होगा कि कोरियोलिस फोर्स के कारण द नदर्न हेमिस्फीयर में द विंड इज डिफ्लेक्टेड इन द दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो होगा क्या कि ओवरऑल ये जो साइक्लोन की डायरेक्शन है ये हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। विंड आएगा ऐसे घूम जाएगा, विंड आएगा ऐसे घूम जाएगा, विंड आएगा ऐसे घूम जाएगा। तो नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन्स की डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन्स की डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज। तो यही बात मैंने यहाँ बता रखा, अगर नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन है तो साइक्लोन ऐसा घूमेगा कुछ एंटी क्लॉकवाइज नदर्न हेमिस्फीयर में, और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन है तो इट विल मूव क्लॉकवाइज। अब जरा बात करते हैं टोर्नेडोज़ की, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि टोर्नेडोज़ और साइक्लोन्स एक ही हैं। ऐसा नहीं है। साइक्लोन्स, हरिकेन्स और टाइफून्स एक ही हैं, अलग अलग जगहों पे इनका अलग अलग नाम है, लेकिन टोर्नेडोज़ अलग हैं। टोर्नेडो और साइक्लोन में सबसे पहला अंतर ये है कि टोर्नेडोज़ आर क्रिएटेड ऑन लैंड नॉट ऑन ओशन। जैसे कि साइक्लोन ओशन में बनते हैं बट टोर्नेडोज़ आर क्रिएटेड ऑन लैंड। टोर्नेडोज़ में होता क्या है कि एक तरफ से कोल्ड एयर पैकेट आता है, दूसरे तरफ से वार्म एयर पैकेट आता है। एयर पैकेट मतलब फास्ट मूविंग विंड्स, उसको हम लोग कहते हैं एयर पैकेट। तो मान लीजिए जैसे ये अमेरिका है, तो अमेरिका में नदर्न साइड से, कनाडा साइड से, आर्कटिक रीजन से ठंडा एयर पैकेट आएगा या फास्ट मूविंग एयर विंड्स आएंगे, और नीचे गल्फ ऑफ मेक्सिको रीजन से वार्म एंड मॉइस्ट एयर आएगा। ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या होता है कि चूँकि वार्म एयर के पास ज़्यादा एनर्जी है और मॉइस्चर भी ज़्यादा है, तो ये कोल्ड एयर के ऊपर ऐसे चढ़ने लगता है, और जब वार्म एयर ऊपर चढ़ेगा तो नेचुरली उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा और उसके अंदर का जो मॉइस्चर वो धीरे धीरे कंडेंस होगा, और कंडेंस होने के बाद वो क्लाउड फॉर्म करेगा, और यहाँ पे फिर बन जाते हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, लार्ज साइज डार्क क्लाउड्स, जो फिर हेवी रेनफॉल करने लगते हैं। और कभी कभार ये क्लाउड्स इतने हेवी हो जाते हैं, इतने हेवी हो जाते हैं, ये देखो यहाँ से गया वार्म विंड ऊपर चढ़ा, क्लाउड्स बनाने लगा, और ये क्लाउड्स इतने हेवी हो जाते हैं कि दे फॉल एट वन पर्टिकुलर एरिया ऑन द लैंड, जहाँ पे दे कॉज मैसिव डैमेज। और यही हुआ है यूएस में। यूएस के इस एरिया में, ये जो सेंट्रल यूएस वाला एरिया है, यहाँ पे इस तरह का टोर्नेडो बना, जहाँ पे नीचे से आया वार्म विंड, ऊपर से आया कोल्ड विंड, वार्म विंड ऊपर चढ़ा, उसके बाद मैसिव क्लाउड्स बने और आ करके यहाँ पे गिर गए। अब आपको एक बात जाननी चाहिए कि टोर्नेडोज तो वैसे दुनिया के अलग अलग कोनों में बन सकते हैं, लेकिन टोर्नेडोज सबसे ज़्यादा बनते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और रीज़न यही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कंडीशंस बड़े आराम से पूरे हो जाते हैं। ऊपर से आता है वेरी कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम द कनाडा रीजन, वेरी कूल एंड ड्राई एयर, जबकि नीचे से वार्म एयर, गल्फ ऑफ मेक्सिको साइड से वार्म एयर आता है, और ये कंडीशन ऑफ कूल एंड वार्म एयर आराम से मिल जाते हैं। इस कारण से वार्म एयर राइज करता है और फिर फास्ट और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, हेवी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनाता है दैट फॉल्स ऑन द लैंड कॉजिंग ह्यूज डैमेज नोन एज टोर्नेडोज। इस टॉपिक के बेसिस पे दो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको काफ़ी डिटेल में कराया है। साइक्लोन से रिलेटेड तो मेंस में 2 दफ़ा यूपीएससी में पिछले 5-6 सालों में सवाल आ चुका, उसका मैकेनिज्म कि क्यों ये वेस्टर्न कोस्ट पे कम इम्पैक्ट करता है, ईस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा आता है, तो वो मैंने सब कुछ कराया है। और इसके बेसिस पे 2 मैंने प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
The next article is taken from economy segment. It is about regional connectivity scheme URAN. This topic is important from our syllabus paper for Indian economy infrastructure point of view. तो उड़ान स्कीम के बारे में ब्रीफली देख लेते हैं. देखिए उड़ान स्कीम भारत सरकार लेकर के आई थी 2016 में. इट वॉज पार्ट ऑफ नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रॉट इन 2016. इसका नाम ही है, उड़ान का फुल फॉर्म ही है उरे देश का आम नागरिक. रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उरे देश का आम नागरिक. मतलब इसमें स्लोगन भी दिया गया था, हवाई चप्पल पहन के बैठेंगे हवाई जहाज़ में. तो मतलब सिंपल सी बात है कि जो एयर फ्लाइट्स हैं, जो फ्लाइट एयर ट्रांसपोर्टेशन है उसको अफोर्डेबल बनाया जाए, चीप बनाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मासेज जो हैं उसका इस्तेमाल कर पाएँ. और एयर फ्लाइट्स को जो है फ्लाइट्स को अनसर्व्ड एरियाज़ में उनको रन कराया जाए. तो ये दो मेन मकसद था कि जहाँ जहाँ पे फ़्लाइट सर्विसेज नहीं है वहाँ पे फ़्लाइट सर्विसेज अवेलेबल कराया जाए और सस्ते और अफोर्डेबल दामों में उसको अवेलेबल कराया जाए. तो उड़ान स्कीम इज़ मोस्टली कैसा है कि मार्केट बेस्ड मॉडल. मार्केट बेस्ड मॉडल मतलब सरकार ने इनवाइट किया है अलग अलग जो अनसर्व्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे ये एयर सर्विस प्रोवाइडर्स को कि भाई आप आइए और बताइए कि कौन इसमें सस्ते से सस्ते दामों पे एयर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है. तो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है रिवर्स बिडिंग मैकेनिज्म. रिवर्स बिडिंग मैकेनिज्म में देखिए कैसा होता है कि जो सबसे सस्ती बोली लगाएगा उसी को वो एरिया दिया जाता है. मान लीजिए कि रूपसी से लेके के लीलापुर तक का फ़्लाइट सरकार ने ओपन किया कि बताइए रूपसी से लीलापुर तक फ़्लाइट कौन चलाएगा, लीलापुर से डिब्रूगढ़ तक कौन चलाएगा. अब जो सबसे सस्ती बिडिंग लगाएगी सर हम चलाएंगे और मात्र 1500 रुपये में टिकट बेचेंगे, उसको मिलेगा वो पूरा का पूरा एरिया ऑपरेट करने के लिए फॉर 3 ईयर्स अंडर दिस रीजनल कनेक्टिविटी उड़ान स्कीम. तो रीजनल कनेक्टिविटी उड़ान स्कीम में कैसा है कि रिवर्स बिडिंग कराई जाती है और जो सबसे सस्ता बोली लगाता है सरकार उसको वो एरिया दे देती है फ़्लाइट रन करने के लिए 3 सालों के लिए. और रिवर्स बिडिंग में कैसा है, कई सारे कंडीशंस भी हैं कि 1 घंटे की अगर जर्नी होगी तो आप 1 घंटे या 500 किलोमीटर की जर्नी होगी तो 2500 ज़्यादा महंगा आप फ्लाइट का टिकट नहीं रख सकते. लेकिन उड़ान स्कीम के अंतर्गत सरकार ने वायबिलिटी गैप फंडिंग भी का कॉन्सेप्ट भी लाया. वायबिलिटी गैप फंडिंग का सरल सा मतलब ये है कि कुछ एरियाज़ को डेवलप करने के लिए कुछ एयरपोर्ट्स को डेवलप किया गया है अंडर दिस स्कीम, क्योंकि अनसर्व्ड एरियाज़ को आपको सर्व करना है तो वहाँ पे एयरपोर्ट्स होने चाहिए. तो एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए वहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बुलाया गया कि भाई आप इन्वेस्ट करो, और सरकार ने 40% तक का खर्च किया, बाकी सारे प्राइवेट प्लेयर्स को बोला कि आप बाकी का 60% खर्च करो, लेकिन प्रॉफिट में आप ज़्यादा परसेंटेज ले सकते हो. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ वायबिलिटी गैप फंडिंग. वायबिलिटी गैप फंडिंग सिंपली मीन्स कि व्हेन द गवर्नमेंट मेक्स सम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इट्स ओन साइड जस्ट टू मेक अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट मोर इकोनॉमिकली वायबल. करंट आर्टिकल ये कहता है कि उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के कारण नॉर्थ ईस्ट को बहुत फ़ायदा हुआ है. हमारी एयर कनेक्टिविटी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है. नॉर्थ ईस्ट के अंदर खासकर आसाम के अंदर एक फ़्लाइट ऑपरेटर है फ्लाई बिग, उसको तमाम उड़ान स्कीम के अंतर्गत तमाम डेस्टिनेशन को कनेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिला है फॉर 3 ईयर्स. ये जो फ्लाई बिग है ये पिछले ही साल 2020 में इसको बनाया गया था और आसाम के अंदर इसको उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत ये कई सारे एरियाज़ को कनेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल रूपसी, तेजू, पासीघाट, लीलाबारी, तो इन सब एरियाज़ को एक कनेक्ट करता है. उसके अलावा बाकी सारे शहरों को डिब्रूगढ़, जोरहट, अगरतला, इन सबको भी वो कनेक्ट करता है. तो ये फ्लाई बिग लो कॉस्ट कैरियर है जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के अंतर्गत हमारे स्टेट के कई सारे छोटे छोटे टीयर 2 सिटीज़ को कनेक्ट कर रहा है. द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम आसाम सेगमेंट. इट इज़ अबाउट आसाम्स फर्स्ट जेनेटिकली इम्प्रूव्ड फिश सीड बैंक एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 आसाम इशूज़ पॉइंट ऑफ व्यू. तो करंट न्यूज़ काफ़ी सरल है. अ जेनेटिकली इम्प्रूव्ड फिश सीड बैंक हैज़ बीन ओपनड एट गोपुर इन बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट एंड दिस सीड बैंक हैज़ बीन ओपनड अंडर अपार्ट स्कीम विच इज़ फाइनेंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक. अपार्ट स्कीम के बारे में तो आपने ज़रूर पढ़ रखा होगा, पहले भी मैंने कई दफ़ा न्यूज़पेपर एनालिसिस में करा रखा है. अपार्ट स्कीम इसका फुल फॉर्म है आसाम एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट. इसको 2018 में लॉन्च किया गया था. इसमें कैसा है, वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंस किया है आसाम सरकार को ताकि आसाम के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज़्यादा वाइबल बनाया जाए, उसके अंदर और वैल्यू चेन एडिशन की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फार्मर्स को उनके एक्टिविटीज़ पे, फार्मिंग पे रिटर्न मिले. ये जो अपार्ट स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी गई है एरियाज़ को विच इज़ ए सोसाइटी रजिस्टर्ड इन Assam, and this areas is
headed by Chief Secretary of Assam as its president. कल जो हमने आपको in fact this is the practice question given on this particular topic. You can attempt this question and you can submit the answer in the comment section. कल का जो practice question था Golden Triangle, it is in Myanmar, Laos and Thailand, so the correct answer is option D. And Global Gateway is related to option D, European Union. And that's all from our side for today. Thanks for watching.